हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जीएस बाय AK चौधरी में। मेरे प्यारे साथियों, यह वीडियो सामान्य विज्ञान का है। यह सामान्य विज्ञान आपके आने वाले एग्जामिनेशन जैसे कि MPSI, MPPSC, MP पटवारी, SSC GD के लिए, तो इसे ध्यान पूर्वक देखिए। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी से आग्रह है कि अगर आप ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। प्यारे साथियों, वर्तमान में हमारे यहाँ पर MPSI, MP पटवारी एग्जामिनेशन 2022, MPPSC एग्जामिनेशन 2022 को लेकर बैच संचालित हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ने के लिए आप दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर हमसे कॉल कर सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, चलिए बातचीत प्रारंभ करते हैं हमारे आज के इस टॉपिक पर। प्यारे साथियों, जीव विज्ञान जो है, जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो जीव विज्ञान के जनक हैं, याद रखिएगा, अरस्तु। कौन है बताएंगे? अरस्तु है। मेरे प्यारे साथियों, आपको इस क्वेश्चन का डिटेल्ड पढ़ना होगा कि विज्ञान के जनक कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कि अरस्तु है। विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं? तो ध्यान से पढ़िए कि विज्ञान की 3 शाखाएं होती हैं। पहली शाखा होती है जिसे हम बोलते हैं, याद रखिएगा, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान। दूसरी शाखा होती है जिसे हम जानते हैं भौतिक विज्ञान। तीसरी शाखा होती है जिसे हम जानते हैं, बताएंगे, रसायन विज्ञान। याद रखिएगा, जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो जीव विज्ञान के जनक है, बताएंगे, अरस्तु। जी हाँ। बात करें भौतिक विज्ञान के जनक कौन है? बताएंगे, न्यूटन। रसायन विज्ञान के जनक है, बताएंगे, लवासिए। कौन है? बताएंगे, लवासिए। यहाँ पर आप यह भी जानिए कि जो जीव विज्ञान है यह भी 3 शाखाओं में बटा हुआ है। पहला है जिसे बोलते हैं जंतु विज्ञान, और जंतु विज्ञान के जनक कौन है? बताएंगे, तो अरस्तु। फिर है, बताएंगे, वनस्पति विज्ञान, और वनस्पति विज्ञान के जनक है कौन है? बताएंगे, थियोफेस्टस। ओके। फिर बात करेंगे, याद रखना, सूक्ष्म जीव विज्ञान, और सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कौन है? बताएंगे, याद रखिएगा, लुईस पास्चर। कौन है? बताएंगे, लुईस पास्चर है। क्लियर है? तो मेरे प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन तो डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके साथ में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हो सकते हैं इन सबको हम डायग्राम और पाई चार्ट के माध्यम से डिस्कस करेंगे। MPSI, MPPSC, MP प्री में याद रखना हमारा मेन टारगेट है, जिनके अंदर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इन्हीं को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। साइटोलॉजी खालिस्तान का अध्ययन है। मेरे प्यारे साथियों, साइटोलॉजी जो है, याद रखिएगा, यह कोशिकाओं का अध्ययन है। देखिए, समझिए इस बात को। सजीवों की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो कार्यात्मक इकाई है जिसे हम बोलते हैं कोशिका। सजीवों की कार्यात्मक इकाई है जिसे हम बोलते हैं कोशिका। ये ध्यान रखिएगा। कोशिका का अध्ययन क्या है? तो इसका अध्ययन कहलाता है, याद रखिएगा, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, जो कि क्वेश्चन है हमारा। ओके। अब बात आती है कि सर, कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो कोशिका की खोज सर्वप्रथम की है, बताइएगा, सर्वप्रथम खोज किसने की है? खोज करने वाले विद्वान हैं, इनका नाम है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। और इन्होंने कब खोज की? बताएंगे, 1665 में खोज की थी। इन्होंने इस बात का उल्लेख कहां पर किया गया? बताएंगे, माइक्रोग्राफिया में। माइक्रोग्राफिया नामक इनकी पुस्तक थी, इसमें उल्लेख किया था। डन है। इसके बाद में बात करें तो याद रखना, इन्होंने जिस कोशिका की खोज की थी ये मृत कोशिका थी। मृत कोशिका थी, ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन एग्जामिनर अगर पूछ ले आपसे कि बताइए, सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो जीवित कोशिका की खोज की है, बताएंगे, याद रखिएगा, ल्यू वैन हॉक ने। ओके। तो जीवित कोशिका की खोज की है ल्यू वैन हॉक ने। ओके साथियों, आगे बढ़ते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन में। निम्न में से किसका निर्माण मानव शरीर में नहीं होता? मानव शरीर के अंदर किसका निर्माण नहीं होता, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया हुआ है, विटामिन A का, प्रोटीन का,
एंजाइम का, वसा का। मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए का। जी हाँ, विटामिन ए का निर्माण मानव शरीर के अंदर नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। इसे हम बाहरी स्रोत से प्राप्त करते हैं। याद ना, यह किसमें होता बताएंगे, गाजर के अंदर मुख्यतः पाया जाता है। गाजर है और जो मछली है, याद रखना मछली है, इसमें हमें विटामिन ए मिलता है। प्रोटीन का निर्माण मानव शरीर के अंदर होता है, एंजाइम का होता है, वसा का भी होता है। ठीक है, अगर बात करें विटामिन ए की बात करें तो विटामिन जो ए है, याद रखना, इसका रासायनिक नाम क्या है पता होना चाहिए आपको। इसका रासायनिक नाम है बताएंगे रेटिनॉल। क्या बताएंगे, रेटिनॉल। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसकी कमी से होने वाला जो रोग है इसे बोलते हैं, याद रखिएगा, रतौंधी। कौन सा रोग होता है बताएंगे, रतौंधी। और रतौंधी रोग मानव शरीर की जो आंखें हैं, आंखों को प्रभावित करता है। क्लियर है साथियों, तो ये ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विटामिन ए का निर्माण मानव शरीर में नहीं होगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। इसकी कमी से कौन सा रोग होगा, तो इसकी कमी से रोग होता है, कमी से रोग होगा, इसका नाम है रतौंधी, प्रभावित करेगा आंखों को। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से एड्स किसके कारण होता है। तो ध्यान रखना, जो एड्स है मेरे प्यारे साथियों, जो एड्स है वो विषाणु के माध्यम से होता है, यह ध्यान रखिएगा। अब बात करें, याद रखना, इसका वाहक क्या है, तो इसका वाहक है बताएंगे, इसका वाहक है HIV। क्या बताएंगे, HIV। फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। क्या नाम बताएंगे, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। आपके एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछा जाएगा, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। याद रखिएगा, ये फैलता किससे है, तो जो एड्स है, याद रखना, ये फैलता कैसे है, तो बताएंगे 4 वजहों से फैलता है। 4 वजह कौन कौन सी हैं, तो याद रखिएगा, संक्रमित सुई, असुरक्षित यौन संबंध, याद रखना, गर्भवती माता से अपने पुत्र को, और इसके साथ में याद रखिएगा किसी संक्रमित ब्लड को, याद रखना, किसी असंक्रमित व्यक्ति को चढ़ा दिया जाए तो उससे भी बताएंगे एड्स फैलता है। क्लियर है साथियों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है लाल रुधिर कणिकाओं अर्थात आरबीसी का निर्माण मानव शरीर में कहां पर होता है। तो आरबीसी का निर्माण कहां पर होता है, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। तो याद ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा, आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। जी हाँ, याद रखिएगा, ये हमारी बोन है प्यारे साथियों। मान लीजिए कि यह एक बोन है, यह बोन है। तो इस बोन के अंदर अगर हम देखें तो एक, याद ना, यहां पर खोखला हिस्सा पाया जाएगा। ये खोखला हिस्सा पाया जाता है। इसे हम किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम जानते हैं, याद रखिएगा, अस्थि गुहा के नाम से। इंग्लिश में इसे बोलते हैं, याद ना, मैरो कैविटी। क्या बोलते हैं इसे, मैरो कैविटी। इसे याद रखिएगा, मैरो कैविटी के नाम से जानते हैं, ये ध्यान रखिए। अब अस्थि गुहा में एक तरल पदार्थ मिलेगा, अस्थि गुहा में एक तरल पदार्थ पाया जाता है, इसे बोलते हैं, याद रखिएगा, अस्थि मज्जा। क्या बोलते हैं इसे, अस्थि मज्जा बोलते हैं। और यह जो अस्थि मज्जा है 2 पार्ट्स में बढ़ता है। यह अस्थि मज्जा 2 प्रकार का होगा। पहला होता है जिसे बोलते हैं, याद रखना, लाल अस्थि मज्जा, लाल अस्थि मज्जा। और दूसरा होता है जिसे बोलते हैं पीत अस्थि मज्जा, पीत अस्थि मज्जा। ओके साथियों, इसके बाद में बात करें, जो लाल अस्थि मज्जा है इसे ही हम बोलते हैं रेड बोन मैरो, इसे बोलते हैं येलो बोन मैरो। मेरे प्यारे साथियों, अंतिम फैक्ट ध्यान रखिए, अगर एग्जाम में आ जाए तो जो लाल अस्थि मज्जा है इसमें किसका निर्माण होता है बताएंगे, आरबीसी का निर्माण होता है। और जो येलो बोन मैरो है इसमें किसका निर्माण होगा बताएंगे, डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। तो डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है येलो बोन मैरो में, और ध्यान रखना रेड बोन मैरो में निर्माण होता है आरबीसी का। एक और फैक्ट पढ़ते हुए जाएंगे यहाँ पर, आरबीसी का रासायनिक नाम क्या है तो बताएंगे एरिथ्रोसाइट। क्या नाम है, एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट इसका नाम है, ये ध्यान रखना। और जो येलो बोन मैरो है इसका रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम है ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट याद रखना इसका रासायनिक नाम है। क्लियर है साथियों, आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है लार निम्नलिखित में से किसके पाचन में सहायता करता है, प्रोटीन के, वसा के, स्टार्च के, विटामिन के। मेरे प्यारे साथियों, जो लार होता है याद रखिएगा यह किसके पाचन में सहायता करता है, स्टार्च के पाचन में सहायता करता है। समझते हैं प्यारे साथियों, जो लार है याद रखना
यह कहां से स्त्रावित होता है? लार स्त्रावित कहां से होता है? तो याद रखिएगा लार ग्रंथियों से। लार ग्रंथियों से। लार ग्रंथियां कहां पर होती हैं? तो याद ना, यह हमारे मुख में होती हैं। लार ग्रंथियां याद रखिएगा हमारे मुख में होती हैं। कितने प्रकार की होंगी लार ग्रंथियां? तो ध्यान ना, लार ग्रंथियां प्रकार कितने होंगे? इनके प्रकार कितने हैं? तो लार ग्रंथियों के प्रकार है 3। कितनी संख्या में होंगी? तो संख्या होगी, ध्यान रखना, कितनी? 6। अच्छा, किसका स्त्रावण करेंगी? तो लार ग्रंथियां स्त्रावण करती हैं। स्त्रावण करती हैं, याद रख, लार ग्रंथियां स्त्रावण करेंगी 2 प्रकार के एंजाइम का। 2 प्रकार के एंजाइम का। पहले एंजाइम का नाम क्या है? तो इसका नाम बताएंगे याद ना, टाइलिन। टाइलिन। और दूसरे का नाम है लाइसोजाइम। क्या नाम बताएंगे? लाइसोजाइम। दूसरे एंजाइम का नाम है लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम एंजाइम का निर्माण करती है। बस इतना ध्यान रख लीजिए। एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, जो लार है याद ना, इसका पीएच मान कितना होता है? तो इसका पीएच मान जो है 6.7 पीएच होता है। अर्थात इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी? इसकी प्रकृति हो जाएगी, बताएंगे याद ना, अम्लीय। इसकी प्रकृति हो जाएगी अम्लीय। ओके, यहाँ पर यह ध्यान रखिएगा, जो टाइलिन है ये किसके पाचन में सहयोग करेगा? तो टाइलिन याद ना स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। साथ ही साथ में जो लाइसोजाइम है, साथ ही साथ में जो लाइसोजाइम है, ध्यान रखिएगा, यह भोजन के साथ आए हुए हानिकारक कीटाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा 7वां क्वेश्चन है, किस तत्व के कारण थायराइड ग्रंथि में असामान्य वृद्धि हो जाती है? तो याद ना, थायराइड ग्रंथि में जो असामान्य वृद्धि देखने को मिलती है, ये बोलेंगे याद ना, आयोडीन की वजह से होती है। ध्यान रखना, जो आयोडीन है इसकी कमी से जो हमारी थायराइड ग्रंथि है यह याद रखना बड़ी हो जाती है, फूलकर बड़ी हो जाती है, और इससे एक रोग होता है, और इस रोग को हम लोग क्या बोलते बताएंगे? घेंगा। क्या बोलते बताएंगे? घेंगा के नाम से जानते हैं। क्लियर है साथियों? ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 8वें क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा पानी या जल में घुलनशील विटामिन है? तो जल में घुलनशील विटामिन आपसे पूछ रहा है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन डी। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है साथियों, ध्यान रखिएगा। अगर बात करें विटामिन की, तो विटामिन की खोज किस विद्वान ने की? तो विटामिन की खोज करने वाले विद्वान थे सी फंक, या इनको हम जानते हैं फुंक के नाम से। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? तो विटामिन के प्रकार होते हैं, ध्यान रखना, ए, बी, सी, डी, ई, के। इसमें अगर हम बात करें तो याद रखिएगा, जो हमारा विटामिन है बी और विटामिन याद ना सी, विटामिन बी और सी, ये किसमें घुलनशील है बताएंगे? जल में घुलनशील है। और अगर बात करें ए, डी, ई, के, ये सारे के सारे विटामिन किसमें घुलनशील है बताएंगे? वसा में घुलनशील है। वसा में घुलनशील है। आपकी क्वेश्चन का उम्मीद करता हूं आंसर मिल चुका है। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सा बताएंगे याद ना? बी विटामिन जल में घुलनशील है। बी विटामिन जल में घुलनशील है। डन है? क्लियर है साथियों? वसा में घुलनशील पूछेगा तो ए, डी, ई, के, और जल में बोलेगा तो बी और सी। क्लियर है साथियों? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा अगला, निम्नलिखित में से कौन सा टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है? तो टमाटर के लाल रंग के लिए क्या उत्तरदायी है साथियों? तो ध्यान रखना, इसके लिए उत्तरदायी है लाइकोपेन। क्या बताएंगे? लाइकोपेन। जी हाँ साथियों, ध्यान रखिए, जो टमाटर का लाल रंग है, टमाटर का लाल रंग है, इसके लिए उत्तरदायी होता है लाइकोपेन। दूसरा होता है, याद रखिएगा, जो गाजर है, गाजर का रंग है, इसके लिए उत्तरदायी है कैरोटीन। ये भी ध्यान रखिए। इसके बाद में बात करें, जो चुकंदर है हमारा, चुकंदर है, चुकंदर के रंग के लिए क्या उत्तरदायी है बताएंगे? विटामिन। विटामिन उत्तरदायी है, विटामिन उत्तरदायी है, ध्यान रखिएगा। इसके उपरांत हम बात करें, जो बैगन है, भटा है,
भटा, भटा के रंग के लिए क्या उत्तरदायी होता है? तो भटा के रंग के लिए उत्तरदायी होता है, ध्यान रखिएगा, जिसे बोलते हैं एरेंथ्रोपोवाइटिस। एरेंथ्रोपोवाइटिस, तो एरेंथ्रोपोवाइटिस याद ना भटा के रंग के लिए उत्तरदायी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसकी कमी से अरक्तता, जिसे हम बोलते हैं एनीमिया, क्या बोलते हैं हम? एनीमिया, एनीमिया होता है। ऑप्शन देख लीजिए, हीमोग्लोबिन, आयोडीन, कैल्शियम, विटामिन सी। तो किसकी कमी से याद ना अरक्तता अर्थात एनीमिया होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, आपको बताएंगे याद ना, हीमोग्लोबिन। क्या हो जाएगा साथियों? हीमोग्लोबिन। समझिएगा, जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो कहां पर होता है? तो याद रखना, जो हमारी आरबीसी है, जो हमारी आरबीसी है, आरबीसी में क्या मिलेगा बताएंगे आपको? हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन का निर्माण किससे होता बताएंगे? आयरन से। किससे निर्माण होता है? आयरन से। और आयरन की जब कमी होगी, याद ना आयरन की कमी होगी, तो याद ना इससे कौन सा रोग हो जाएगा? या हीमोग्लोबिन की कमी से हो जाएगा बताएंगे, जिसे बोलते हैं एनीमिया। क्या हो जाता है बताएंगे? एनीमिया रोग हो जाता है। अगर बात करें आयरन की भरपूर मात्रा, इसकी भरपूर मात्रा किसमें होती? तो भरपूर मात्रा हमें देखने को मिलती बताएंगे किसमें? पालक की सब्जी में। पालक में भरपूर मात्रा में हमारा आयरन होता है। ओके साथियों, क्लियर है? आगे बढ़िए। विटामिन सी का रासायनिक नाम बताइए। प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, विटामिन सी का रासायनिक नाम है, ऑप्शन देख लीजिए, साइट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड बोलेंगे। चौथा ऑप्शन है नाइट्रिक एसिड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है साइट्रिक एसिड। ध्यान रखिएगा, कुछ विटामिन है, इनके रासायनिक नाम आपको रटे हुए होने चाहिए। जैसे कि बात करें, याद रखिएगा, विटामिन ए की, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। बात करें विटामिन बी की, तो विटामिन बी का है बताएंगे थायमिन। विटामिन सी का नाम बताएंगे एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक एसिड, एसिड। डी का रासायनिक क्या नाम है? कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। और ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल, ये ध्यान रखिएगा। और के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन। क्लियर है साथियों? तो ये ध्यान रखिएगा, क्लियर है? ये सारे विटामिन है, इनके रासायनिक नाम आपको पता होने चाहिए। बात करें फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फूलों का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोलॉजी। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है गुर्दों की, अर्थात बात की जाए किडनी की। किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या होती बताएंगे, याद रखना, नेफ्रॉन। क्या होती बताएंगे? नेफ्रॉन। जी हाँ, किडनी की कार्यात्मक इकाई साथी क्या है बताएंगे? नेफ्रॉन है। न्यूरॉन किसकी कार्यात्मक इकाई है बताएंगे? तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई क्या बताएंगे? अपना न्यूरॉन है। धमनी की बात नहीं करेंगे, धमनी हमारी एक नलिका होती है, एक वाहिनी होती है। एक्सॉन की बात भी हम नहीं करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दुनिया का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा पुष्प है साथियों, ऑप्शन देख लीजिए, कमल, सूरजमुखी, रेफ्लेसिया या वाटर लिली। ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रेफ्लेसिया। रेफ्लेसिया जो है बताएंगे विश्व का सबसे बड़ा फूल है। जी हाँ प्यारे साथियों, विश्व का सबसे बड़ा फूल है रेफ्लेसिया। प्यारे साथियों, यहाँ पर आपके मन में जिज्ञासा होनी चाहिए कि सर विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो फूल है विश्व का सबसे बड़ा बताएंगे रेफ्लेसिया। आप रेफ्लेसिया का फूल देखना चाहेंगे तो यह आपकी स्क्रीन पर रहा रेफ्लेसिया का फूल, जो कि याद विश्व का सबसे बड़ा फूल है। आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं अगले क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से किस तत्व की उपस्थिति की वजह से मानव मूत्र यानी कि यूरिन का रंग पीला होता है? साथियों ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, पित्त की वजह से, वसा की वजह से, लसिका की वजह से या फिर यूरोक्रोम की वजह से। प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यूरोक्रोम की वजह से। यूरोक्रोम की वजह से यूरिन का रंग कैसा होता है बताएंगे? मूत्र का रंग होता है बताएंगे पीला होता है। आगे बढ़िए, डिस्कस करते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है बताएंगे किसको? प्लीहा। किसको बोलते हैं साथियों? प्लीहा को कहते हैं। ठीक है, बात करें निम्नलिखित में से किस उद्योग में काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं इन्हें ब्लैक
लंग्स रोग होता है, ब्लैक लंग्स रोग होता है, बताएंगे कोयला उद्योग में काम करने वाले या जो कोयला माइंस होती हैं उनमें काम करने वाले जो रोग होते हैं, इनमें याद रखिए क्या होता है, बताएंगे ब्लैक लंग्स रोग हमें देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, इन्फ्लुएंजा रोग किसकी वजह से होता है? तो इन्फ्लुएंजा जो रोग है याद रखना किसकी वजह से होता है? ऑप्शन देख लीजिए, जीवाणु, विषाणु, कवक और शैवाल। मेरे प्यारे साथी, यह जो रोग होता है बताएंगे याद रखना विषाणु की वजह से होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। ध्यान रखिएगा, नदियों में जल के प्रदूषण के निर्धारण के लिए किसकी घुली हुई मात्रा मापी जाती है? तो ध्यान रखना, जब नदियों में जल प्रदूषण चेक किया जाता है तो हम ये चेक करते हैं कि किसकी मात्रा नदी के अंदर कम हुई है। तो याद रखना इसका राइट आंसर है ऑक्सीजन। किसकी कमी देखते हैं हम, बताएंगे ऑक्सीजन को हम वहां पर चेक करते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी है? तो ध्यान रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो ग्रीन हाउस प्रभाव गैस, ग्रीन हाउस के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी है। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से किस जीव में रक्त नहीं होता परंतु वह श्वास लेता है? मेरे प्यारे साथियों, हाइड्रा जो जीव है याद रखना इसमें रुधिर नहीं होता लेकिन फिर भी यह श्वास लेता है, ब्रीदिंग करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, हमारे शरीर में किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो किस ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि बोलते हैं? तो ध्यान रखना पिट्यूटरी जो ग्लैंड है हमारी, उसको हम क्या बोलते हैं, बताएंगे मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। और पिट्यूटरी ग्लैंड कहां पर होती है हमारी, याद रखिएगा यह हमारे मस्तिष्क में उपस्थित होती है। ओके साथियों, क्लियर है? ओके, क्लियर है प्यारे साथियों। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। यह साइंस की जो सीरीज है ये लगातार आपको मिलती रहेगी, आपको याद रखना इस तरह के वीडियोस मिलते रहेंगे। प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।